हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है जैसे क्लास 9 के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एक कंप्लीट बुक की रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इतना डिटेल से भी नहीं करेंगे, लेकिन इतना करेंगे कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए अच्छी इसमें। और एक चीज़ और है कि इसमें रिवीजन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं बताता रहूँगा आपको हमने किस तरह क्या क्या चीज़ें याद करनी है इसमें से, और पेपर ताकि आपका अच्छा हो जाए। इससे पहले भी हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने सारे टेस्ट पेपर डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपने रिवीजन करनी है तो ये विद इन 25-30 मिनट्स की एक वीडियो होगी, इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अब हम हर चैप्टर को अलग अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में फिर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले ना ब्रांचेस पे आते हैं। आपने याद करना है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो ये यहाँ से सिर्फ एक लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक याद करनी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन कहते हैं कि अगर हम किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि वो कंपाउंड क्या है, जैसे कि हमारे पास स्टील है, तो इस स्टील की कॉम्पोजिशन क्या है, स्टील किस किस चीजों से बना हुआ है, ठीक है, कार्बन प्लस आयरन, ये होती है कॉम्पोजिशन। इस तरह हम किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन का बताना लगाना चाहें तो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की, वो इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल बॉन्डिंग किस तरह हुई है, और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, दिखने में इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। मुख्तलिफ टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे सिलेबस में तो ये नहीं है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ क्यूबिक होते हैं, यहाँ ड्रॉ तो खैर से नहीं हो रहे, कुछ क्यूबिक होते हैं इसी तरह, कुछ टेट्रागोनल होते हैं, इसी तरह मोनोक्लिनिक होते हैं, कुछ इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि ये खसूसियात क्या है, ठीक है। इसके जितना पानी है, पानी की प्रॉपर्टीज क्या है कि पानी जो है ना वो 0 सेंटीग्रेड के ऊपर पानी फ्रीज होगा, और 100 सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होगा। तो ये हमारे पास होता है इसकी प्रॉपर्टीज। और रिएक्शन ऑफ मैटर इन अ केमिकल, रिएक्शन ऑफ मैटर, और वो आगे किस तरह दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये भी हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिजिकल केमिस्ट्री की जस्ट डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आगे से ना याद करें, इतना भी काफी है। अगर आपने पहले से सब कुछ याद किया तो फिर वेल गुड, ठीक है, से इतनी डेफिनेशन भी काफी है। फिजिकल केमिस्ट्री होती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी केमिकल कंपाउंड किस तरह बने और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, अलॉन्ग विद द चेंज इन दैट। अगर उसमें हम सर्टेन चेंज लाएं कि किसी हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को ले जाएं या किसी चीज को लो टेम्परेचर पे ले जाएं, तो फिर वो किस तरह रिएक्ट करेगी। इसी तरह इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है, डील करती है कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड, जैसे कि आप देख लें CH4, ये गैस है, ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इन दो को निकाल दें, कार्बन एंड हाइड्रोजन को निकाल दें, तो वो सब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है। बाकी जो है ना, अब आपने जितना याद किया है उसको याद कर लें। अगर कुछ याद नहीं किया तो जस्ट डेफिनेशन याद कर लीजिए, यहाँ तक। सेम ऊपर का भी इस तरह ही कर लेना। बायोकेमिस्ट्री, आपको नाम से पता लग रहा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं किस चीज में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बायोलॉजी डील करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो जिस तरह का प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और भी मुख्तलिफ स्पीशीज हैं जो कि सांस लेने का जिंदा हैं, उन पे केमिकल कंपाउंड्स का क्या असर है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझते हैं। जिस तरह अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं हम, इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह खाते हैं, प्रोटीन्स, फैट, ये सारे के सारे ना बायो हिस्ट्री के अंदर ही पढ़े जाते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो ये होती है कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि प्लास्टिक की अलग इंडस्ट्री होगी, केमिकल्स की अलग इंडस्ट्री होगी, तो ये इंडस्ट्री केमिस्ट्री डील करती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है, आपने अगर नाम सुना हुआ हो न्यूक्लियर बॉम्ब का, एटॉमिक बॉम्ब का, तो जो न्यूक्लियाई ऑफ हैवी मेटल्स हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, जिससे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनते हैं, तो ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील करती है एनवायरमेंट को, और इसका इम्पैक्ट क्या है, आम जिस तरह आपको बता रही है स्मॉग वगैरह का मसला हो रहा है, ये सब कुछ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है को डील करती है। इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील करती है कि कोई हमारे पास कॉम्पोजिशन बनी है ना, लेट्स से एक पेन बना हुआ है, तो ये पेन किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अब हमारे पास कोई हम टेक्नोलॉजी लेके आते हैं बाहर के मुल्क से, तो हम सिर्फ एक सैंपल लेके आते हैं उसका, फिर उस सैंपल को अलग अलग चीज़ों से खोलते हैं, और खोलने के बाद हम आइडिया लगाते हैं उसमें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, ताकि हम उस तरह की और चीज़ बना सकें। एक चीज़ आपने यहाँ पर याद करिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। तो जो क्वांटिटी से आइडिया हो रहा है तादाद, और क्वालिटी से आइडिया हो रहा है कि वो
कि उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो किस नौयत का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यहाँ से आपने याद मैटर है। मैटर की जस्ट डेफिनेशन करनी है, आई थिंक दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका वजन हो और उसने कोई चीज का जगह कंज्यूम की हुई हो। जैसे कि आप देखें मैटर 3 टाइप के होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड मैटर क्या है? अगर हम बात करें तो कोई ईंट की बात कर लें या ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, अगर हम इसकी बात करें तो वो सॉलिड है, ठीक है, तो वो भी मैटर है। लिक्विड अगर हम पानी की बात करें, पानी एक गिलास में उसने जगह वो पाई की भी होगी ऑब्वियसली, और पानी का भरा हुआ पानी का गिलास अगर आप हाथ में उठाएं तो उसका वजन भी फील होगा हमें, ठीक है, तो वो भी लिक्विड मैटर होगा। गैस अगर हम सिलेंडर के अंदर अगर हम गैस भरवाएं, एक खाली सिलेंडर है और एक सिलेंडर है फिर इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो दोनों का वेट में आपको डिफरेंस फील होगा। तो आप कह सकते हैं कि गैस भी एक टाइप ऑफ मैटर है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 टाइप ऑफ मैटर है हमारे पास। तो आपने ये डेफिनेशन लिखी है, साथ में आप कर टाइप्स ऑफ मैटर क्या, सॉलिड, लिक्विड और सब्सटेंस। क्या होता है प्योर फॉर्म में जो कोई भी हमारे पास अगर एलिमेंट है ना तो वो सब्सटेंस है। गैस क्या मतलब, अगर पानी है, पानी का एक गिलास है, सिंपल सादा पानी है, तो सब्सटेंस कहलाएगा। हाँ, अगर इसके अंदर अगर हम कुछ शरबत मिला दें या फिर कोई नींबू मिला दें, कुछ चीनी मिला दें, नमक मिला दें, कुछ भी मिला दें, तो वो मिक्सचर हो जाएगा। वो कितना काफी है समझने के लिए। आगे मिक्सचर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस आएगा तो फिर हम अलग से समझेंगे इसको। अच्छा जी, अब बात करते हैं, बारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर डील करती है कि कोई चीज दिखने में कैसी है, जैसे कि उसका कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, हार्डनेस कैसी है, क्रिस्टल का शेप कैसा है। ठीक है, ज्यादा हो जाएंगे, आप 2 दिन याद कर लें, कलर, स्मेल, टेस्ट। कोई चीज दिख के इस तरह की रही है। एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने एक सिंपल सी, पानी की। पानी 3 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी। अब वो कैसे, कि जब पानी का टेम्परेचर ना हम 0 डिग्री से नीचे कर दें तो वही पानी सॉलिड आइस बन जाएगा। लेकिन जब उसको हम फ्रीजर से बाहर निकाल दें तो फिर वो बन जाएगा लिक्विड। और जब हम उसको बॉईल कर दें तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। इसी तरह हम इसको कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक ही चीज को हम समझ सकते हैं पानी के एग्जाम्पल से। तो ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। जब वो बर्फ था तो वो सॉलिड, जब वो बर्फ था तो वो सॉलिड मैटर था, ठीक है। जब वो फ्रीजर में से बाहर आया, बर्फ अब पानी में पिघल चुकी है, तो वो लिक्विड मैटर हो गया। लेकिन जब उसको हमने बॉईल किया तो फिर वो गैशियस मैटर हो गया, ठीक है, स्टीम की फॉर्म में आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास किन किन एलिमेंट्स को मिलाकर और कौन कौन सी उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग चाहिए उनसे मिलकर बने। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, ये वही है जो हमारे सिलेंडर्स के अंदर गैस होती है ना, जिसको हम हाउस होल्ड पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो CH4 गैस है, ठीक है। CH4 गैस की कॉम्पोजिशन क्या है कि वो कार्बन है इसके अंदर और हाइड्रोजन है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में डील करती है। फिर हम एक और बात और ले सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को मिलाएंगे और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2। लेकिन ये इस तरह नहीं होता है रिएक्शन, ये इस तरह होता है 2H2 + O2 2H2, ठीक है। ये रिएक्शन होता है हमारे पास किसका, वाटर का। तो 2 मोल्स हमारे पास मिले हैं H2 के और 1 मोल हमारे पास है O2 का, जिसने वाटर बना दिया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज डील करती है कि कोई भी चीज, जैसे कि वाटर है, किस किस चीजों से बना है। एक चीज ये थी और एक चीज, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज डील करती है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हमने देखे हैं, ठीक है। अब वो एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट फर्स्ट करेंगे एक, मैंने कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है आयरन, ठीक है। आयरन का एक पीस लिया, तो एज अ होल ये पूरा ना एक ब्लॉक लिया आयरन का, ये जो पूरा ब्लॉक होगा ना ये कहलाएगा iron। अगर हम इस ब्लॉक के छोटे छोटे टुकड़े करें, इतने छोटे टुकड़े करेंगे कि इससे छोटे और हो ही नहीं सकते, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना इस एलिमेंट का वो कहलाएगा एटम। तो आपने अब इसी तरह की रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंप्लीट बिल्डिंग है, ठीक है, ये ईंटें इस तरह उसमें लगाई गई हैं, तो कंप्लीट बिल्डिंग की जो दीवार होगी ना वो कहलाएगी एलिमेंट। अगर इसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेते हैं तो वो कहलाएगा एटम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये एटम और एलिमेंट का फर्क पता लग गया होगा आपको, और एलिमेंट की आपने यहाँ से डेफिनेशन कर दी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कॉम्पोजिशन अर्थ क्रस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, ओशन में क्या होती है, एटमोस्फेयर में क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए दोनों को याद करना है इसको। आगे बढ़ते हैं कि ये पूरा के एलिमेंट किस तरह क्लासिफाई किया है पीरियोडिक टेबल में, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, मरकरी एंड ब्रोमीन। इसके अलावा गैसेस के काफी सारे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत सारे हैं। ये जितने भी हैं गैसेस हैं, जितने मेटल्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो सब के सब सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। तो आप कह सकते हैं कि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब के सब जो है वो सॉलिड एलिमेंट की कैटेगरी में है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर और मेटलाइट्स के अंदर। मेटल्स होते हैं, हमें आइडिया है इसका, जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं,
और इसी तरह मेटलॉइड्स होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं। ठीक है, यहाँ देख लें आप इस तरह कह सकते हैं मुझे मेटल है, ये है नॉन। ठीक है, और ये बीच में जो है ना हमारे पास आ जाएंगे मेटोलाइट्स, तो यहाँ मेटलॉइड की कैटेगरी है। तो अगर हम जरूरत पड़ने पे मेटल्स को नॉन मेटल्स को और मेटल्स को जरूरत पड़ने पर हम मेटोलाइट बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो अभी चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिनको पूरे पूरे नाम नहीं दिए, लेट्स से हाइड्रोजन HYDROGEN लिखने के बजाय उन्होंने सिर्फ H लिखा हुआ है, तो वो होता है इसका सिंबल। एक एब्रीविएशन होती है कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट। इस तरह कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास दो सिंबल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है C और A, C कैपिटल में है और जो अगला अल्फाबेट है ना वो स्मॉल में है। तो जहां पर हमारे पास दो अल्फाबेट से मुश्तमिल एक हमारे पास सिंबल होगा ना, तो उसका पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। वैलेंसी भी जाते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको किसी भी एलिमेंट की। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं H और C है, हाइड्रोजन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, Cl के पास 7 है। तो वैलेंसी जो हाइड्रोजन एक लूज करने की वैलेंसी है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसी तरह क्लोरीन जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह हाइड्रोजन की भी वन वैलेंसी हो गई, क्लोरीन की भी एक वैलेंसी हो गई। ठीक है, इस तरह यहाँ एग्जाम्पल पे आप आ जाए, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी है। कार्बन ना ग्रुप 14 का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की कैपेसिटी खाली है। ये 4 इलेक्ट्रॉन मजीद इसके अंदर आ सकते हैं। इसी तरह कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, यहाँ से लिए। तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये डिटेल से समझने के लिए आप बता सकते हैं, अलग से हम कुछ बता देंगे। इतना उसी तरह पर हमने बता दिया है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड आपको पता ही है कि क्या होता है कि मुख्तलिफ केमिकल बॉन्डिंग के साथ हम किसी को अगर जोड़ें, नॉट फिजिकली अपने हाथ से नहीं जोड़ सकते, लेकिन केमिकल बॉन्ड बने अगर किसी एलिमेंट्स के दरमियान में, तो वो कंपाउंड बनाता है, जैसे वाटर H2O और सोडियम क्लोराइड NaCl। इस तरह मिक्सचर होता है, मिक्सचर को अपने हाथ से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ना एक गिलास में पानी है, तो ये आपके पास गिलास है, इसके अंदर आपके पास पानी। अब ये प्योर फॉर्म ऑफ पानी है, इसको हम कह देंगे सब्सटेंस, लेकिन इसके अंदर हम ऐड करते हैं शुगर। ठीक है, ये अपने हाथ से ऐड किया। प्लस के अंदर हम ऐड करते हैं नमक NaCl, प्लस के अंदर हम ऐड करते हैं लेमन। ये काफी सारी हमने चीजें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब ये चीजें ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, ये जो हमारे पास प्योर वाटर था ना वो बन चुका है मिक्सचर। ठीक है, अच्छा जी हम बात कर रहे थे कि जो है ना अगर हम पानी के अंदर जो है ना शुगर डाल दें, नमक डाल दें, लेमन डाल दें, तो ये एक लिए शरबत बन जाएगा मजेदार किस्म का। तो अब एक बार आप इसको मिक्स कर दें, अब आपने जब मिक्स कर दिया तो ये बन गया हमारे पास क्या, मिक्सचर। इसी तरह मिक्सचर्स की भी दो टाइप्स होती है। एक एग्जांपल ये है, अब आप कोशिश करें कि किसी तरह इसमें से शरबत के अंदर से ना शुगर अलग कर दें। इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं। नमक अलग करना चाहें आप, मिक्स करने के बाद अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह की मिक्सचर को जिसमें हम कोई चीज़ एक बार मिक्स कर लें और फिर दोबारा से कंपोनेंट्स को अलग अलग ना कर पाए, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इस तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप एग्जाम्पल लें फ्रूट चाट। किसी ने फ्रूट चाट बनाई हुई है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं। किसी को कोई कहता है कि यार इसमें मुझे सेब है ना वो पसंद है। अब वो क्या करेगा, वो उन सेब को अपने हाथों से निकाल देगा। जब वो सेबों को अपने हाथों से निकाल रहा है, इसका मतलब है कि मिक्सचर में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अपने हाथ से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को आप कह देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या फर्क है कि कंपाउंड जो होता है ना उसके अंदर हम अपने हाथ से कोई भी चीज मिक्स करके कुछ चीज बना नहीं सकते, बल्कि मिक्सचर में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सब प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आपने एक बार पढ़ लेनी है इसको। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, तो समझ में हो तो दोबारा बता देगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? एटॉमिक डील नंबर डील करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है, इन एन एटम। और मास नंबर किसको डील करता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एन स्टेबल। मैं पी इज इक्वल टू ई करो, इसका मतलब ये होगा कि जितने प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर स्टेबल। अगर कोई हमारे पास एटम है ना तो मैथ नंबर यहाँ से आता है। पीरियोडिक टेबल में आप देखें अगर एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आपको शो होगा कि एक पे ना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और एक छोटा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, छोटा नंबर लिखा हुआ है, एक बड़ा लिखा हुआ है। जो बड़ा नंबर है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को, और ये जो छोटा नंबर है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैथ्स नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जांपल देखना, एग्जांपल बहुत सिंपल है। ए और जी दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको, और ऊपर देखना ना ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है और जी किसको। ए रिप्रेजेंट कर रहा है
मैथ नंबर को, तो मैथ नंबर किसको डील कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो ए है, जी है, जी डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जो कि एटॉमिक, तो इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर समझ में आए तो फिर आप रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है ये। देखिए, अब हम रियल लाइफ में ये काम करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ अगर हम लेने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास होता है कि 1 किलो अगर हमने सेब लेने हैं, जो तोलेगा ना वो एक तरफ रखेगा 1 किलो सेब, दूसरी तरफ रखेगा एक पत्थर। अब वो जो पत्थर है ना वो स्टैंडर्ड डिजाइन होता है कि 1 किलो का हो सकता है, 2 किलो का, 3 किलो का। अगर हमने कोई चीज़ लेनी है 1 किलो, तो वो 1 किलो का पत्थर रखेगा। तो जो पत्थर है ना वो एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह एलिमेंट का वजन करना ना पॉसिबल नहीं है, एलिमेंट बहुत छोटे होते हैं तो इनका वजन करना पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि कार्बन लिया, ठीक है। कार्बन कौन सा वाला, कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे इसको हम। तो कार्बन 12 जो है ना उसको लिया है। अब कार्बन 12 के भी ना 12 हिस्से कर लिए, कार्बन 12 के भी 12 हिस्से कर लिए। अब कार्बन 12 के 12 हिस्से करके एक हिस्सा उठाया और एक हिस्से को उठा के एज अ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। अब एक तरफ तराजू के कार्बन 12 का एक हिस्सा होगा और दूसरी तरफ दूसरा एलिमेंट होगा जिसका हम वजन कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। आगे है एटॉमिक मास यूनिट। ये वो यूनिट है जिस तरह हम मेजर करते हैं किसी भी चीज को, हम उसको यूनिट दे देते हैं ग्राम्स। इस तरह अगर एटम को वजन करना है तो हम एटम को वजन करने के लिए देंगे एटॉमिक मास, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन कर लेना, साथ में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है क्या फवाइद है, आपने पूरा याद कर लेना इसको। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट है, आपने एक बार पढ़ना है इसको प्लीज। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला यूनिट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर आए इस टेबल के ऊपर। ये टेबल हमें क्या बता है, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो एक्चुअली रिप्रेजेंट ही कर रहा होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने एग्जैक्ट बताना होता है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला ना इनकी रेशो बना देता है। ये H2O2 है ना, तो हम कहेंगे H का 2 डिवाइडेड बाय O का 2, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 1/1, या फिर हम कह सकते हैं 1 रेशो। तो हम 1 लिखें ना लिखें की बात होती है। तो H2O2 है ना हमारा बन गया H। तो ये होता है एम्पिरिकल, एक रेशो निकाल लेते हैं जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की रेशो निकालेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला। आगे टर्म आती है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट बहुत सिंपल बताऊं मैं आपको, तो ये होता है कि ऐसा कंपाउंड जो कि बना हो आयनिक बॉन्डिंग, तो जैसे कि NaCl। NaCl के अंदर होती है आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास डील करता है एटॉमिक मासेस। अच्छा, अब एटॉमिक मास तो बात हो गई एक सिंपल एक एज अ होल एलिमेंट की। लेकिन जब हम बात करेंगे पूरे कंपाउंड के वजन के बारे में तो वो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास हम निकालें इसका H2O। हाइड्रोजन क्या क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, और ये 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, बीच में लगाएंगे प्लस, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो जाएगा 2 1 2 प्लस 16 18। तो 18 AMU हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या फर्क है, दोनों तकरीबन एक ही चीज है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो ऐसा कंपाउंड है जो कि बनता है कोवलेंट बॉन्डिंग से, और फॉर्मूला मास वो कंपाउंड होता है जो कि बनता है आयनिक बॉन्डिंग से, जैसे कि NaCl। अब उम्मीद करता हूँ बातें समझ आ रही होंगी। आइंस एंड कैटाइंस। आइंस क्या होते हैं, कोई एटम जब वो उसके ऊपर चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देखिए ये हमारे पास एटम है एक सिंपल, ठीक है। ये एटम क्या करेगा, ये एटम जब रिजेक्ट करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है? ये अपने इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये आ गया। तो जब वो अपना एटम को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल एटम की आयन में कन्वर्ट करने की। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना उसको हम बोल देंगे कि ये है कैटाइन, ओके, कैटाइन। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि Na ने बॉन्ड करना है अगर Cl से, हम पढ़ के आए ना NaCl का बॉन्ड जो कि आयनिक बॉन्डिंग से बनता है, इसको हमने फॉर्मूला यूनिट भी कहा था। अब हम बात करते हैं Cl की। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन को करेगा एक्सेप्ट, ये जो इसने लूज किया था ना Na ने, वो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे जैसे कि Na ने किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसको हम बोल देंगे ये है Na। ये कॉन्सेप्ट है कि डायनाइन का, आपने Na की एग्जांपल यहाँ से कर लेंगे, Cl की example। बाकी डेफिनेशन तो हो जाएंगी। एटम और आयन में फर्क भी पढ़ लिया। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि मॉलिक्यूल जब अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो मॉलिक्यूलर आयन, सिंपल स्टैंड।
फ्री रेडिकल होता है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट या फिर कंपाउंड जिसके पास डेफिशिएंसी हो जाए किसी इलेक्ट्रॉन की, तो वो हो जाएगा फ्री रेडिकल। जैसे कि आप ये देखें, ये Cl2 है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2Cl। अब ये Cl2, ये हमारे पास दो एटम्स हैं क्लोरीन के, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का एक एटम शो किया हुआ है और साथ में उसके दो मोल शो किया हुआ है। एक एटम के दो मोल एक अलग चीज है, पर एक और दो एटम इकट्ठे होना ये अलग चीज है। तो ये Cl2 था। अब जब ये Cl2 अब सिर्फ Cl बनेगा तो ये फ्री रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं, ये CH4 देख रहे हैं और ये CH3 और H। CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो CH3 भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे ये, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा यहाँ पर फ्री रेडिकल। अनस्टेबल होगा ना दोनों के लिए, पहले स्टेबल थे यहाँ पर। तो ठीक है, फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की टाइप, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसके पास सिंपल एक ही एटम हो, ठीक है, जैसे कि हीलियम, जैसे कि आर्गोन। हीलियम आर्गोन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं। अब नोबल गैसेस में क्या होता है कि वो स्टेबल होती हैं, तो हीलियम He की फॉर्म में भी स्टेबल है। हाइड्रोजन कभी H की फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, लेकिन हीलियम होता है इस फॉर्म में स्टेबल, क्योंकि वो नोबल है। इसी तरह डायोटॉमिक की बात करें, ये ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम है, ये देखें HCl देखिए, H एक अलग है, ठीक है, और Cl एक अलग है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगी किसकी, HCl की, डायोटॉमिक। ट्राई मतलब तीन, ऐसा कंपाउंड जिसके पास तीन एटम्स हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। एक H2O, डिफरेंट टाइप्स हो, टाइप सेम हो डिफरेंट हो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, बात नहीं है। आप ये देख लें, ये H2 और O है, दो हमारे पास हो गए हाइड्रोजन के, प्लस एक हो गया उससे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई ट्राइटॉमिक। इस तरह होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक, होमो मीन सिमिलर, हेट्रो मीन डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या है, होमोटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास सारे के सारे नंबर ऑफ एटम सिमिलर हो, ठीक है, जैसे कि H2 लिखा हुआ है, H2 क्या मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह हेट्रोटॉमिक में हम H2 की एग्जांपल नहीं ला सकते, बल्कि हम लगाएंगे CO2 की एग्जांपल, H2O की एग्जांपल, जैसे कि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो ये आपको मॉलिक्यूल का एक ओवरव्यू देना था आपको, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ना है थोड़ा बहुत इसको, ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तभी कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए और आपके वीडियो हो जाए। या मेरी बुक पे कुछ चीज़ मिसिंग है, मोल्स के बारे में और एवोगैड्रो नंबर और ये ऊपर ग्राम एटम्स वगैरह था, ये यहाँ कुछ थोड़ा सा मिसिंग है ग्राम एटम वाला पेज, तो इट्स ओके, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मुझे खाली जगह देख लें यहाँ पर, फिर हम इसको समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चैप्टर हो रहा है खत्म, लेकिन हम चैप्टर खत्म होने से पहले पहले ऊपर ऊपर यहाँ पर थोड़ी जगह इधर समझते हैं। हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ग्राम एटम, लिख लेते हैं, ग्राम एटम। एक टर्म हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूल, एक हमारे पास टर्म है ग्राम फॉर्मूला। ये तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को हम रिलेट करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और रिलेट करेंगे हम इसको मोल से। अब आपने ना समझना है इसको ध्यान से, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके ना विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर ना मैं क्लियर करवा दूँ, ठीक है। अब आपने सुना, जैसे कि हमने बात की है कि जो एटम्स होते हैं उनका वजन मालूम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट लेके आते हैं जिसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ एटम के बारे में बात करते हैं। एक हमारे पास एटम है जिसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है, एक एटम है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप किसी सिलेंडर में डालें, किसी भी बीकर में क्लोज, कोई भी क्लोज हमारे पास एक कंपोनेंट हो सकता है, इसके अंदर हम उसको फिल करें और उस ट्यूब को ना हम इसके ऊपर रख दें। आप इसे आप किस तरह समझ लें कि हाइड्रोजन को हमने वेट मशीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये वेट मेजर करने वाली मशीन, इसके ऊपर हम रखेंगे। और हाइड्रोजन का हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 AMU, ऐसे ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। अब उसको हम किसी वेट करने वाली चीज के ऊपर रखते हैं और उसका वजन करते हैं, और हमारे पास आंसर, अगर वेट को वेट करने वाली चीज तो हमारे पास रियल लाइफ में अवेलेबल है, जिस तरह हम वजन कर रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, सेब खरीद रहे हैं, हम सबको हम वजन कर सकते हैं, उसको आंसर हमारे पास ग्राम्स में आता है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का 1 AMU एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन को मेजर करें, और इस ट्यूब में जितनी भी हाइड्रोजन है, इसका कोई मसला नहीं है, जितनी भी हाइड्रोजन है उसका वजन हमारे पास आए 1 ग्राम। जब वेट मशीन हमें शो कर दे कि इसका वजन आपने जो हाइड्रोजन का गेन किया है वो 1 ग्राम है, तो हम कहेंगे कि आप हमने AMU को कन्वर्ट कर दिया है ग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वन मतलब वही कि 1 AMU,
1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, जो कि हमारे पास एवोगैड्रो होते हैं। ठीक है, यानी कि इतने पार्टिकल 6.02 बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स बनते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। है मजे का कॉन्सेप्ट क्या नहीं? मैं फिर रिपीट करूंगा, बल्कि ग्राम मॉलिक्यूल जब हम फॉर्मूला यूनिट पढ़ेंगे फिर मजीद ये बात रिपीट कर लेंगे। अच्छा, ये बराबर होता है 1 मोल के। ये है मोल का, एवोगैड्रो का और ग्राम एटम्स का कॉन्सेप्ट। इस तरह ग्राम एटम की तो बात करी, अब हम ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट करें, आप ग्राम मॉलिक्यूल की आप बात करें। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2O का एक मॉलिक्यूल है। H2O का मॉलिक्यूल का जब मैंने वजन किया ना, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास मैंने देखे, हाइड्रोजन का मुझे मिला, हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ये, प्लस ऑक्सीजन का 16, कुल मिला के मेरे पास बन गया ये 18 यहाँ तो कोई मसला, क्योंकि यहाँ तक तो हमें सिंपल कॉन्सेप्ट पता है, मॉलिक्यूलर मैस के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। मॉलिक्यूल का वजन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, हम मैसेज देखते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का 1 मैस होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आपस में आंसर आ गया 18 AMU। अच्छा जी, इस 18 AMU को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स के अंदर, उसका तरीका वही पुराना। ये हमने लिए वेट मशीन। ठीक है, ये वेट मशीन हमने ली है, इसके ऊपर हमने ना पानी रखा। क्या रखा? H2O पानी, जिसका हमने एटॉमिक मास यूनिट निकाला था 18। इसलिए हमने जब पानी रखा, तो पानी रखने के बाद हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि जब हमारे पास आंसर आया, अगर आंसर आया कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमने एक जनरल रूल समझना है ना, रूल समझने के लिए हम वही देखेंगे कि हमने 18 ग्राम वेट मशीन के ऊपर पानी रख दिया। जब वेट मशीन पे 18 ग्राम पानी रखा, जो कि बराबर हो गया उसके एटॉमिक मास यूनिट के, तो इससे हमें ये पता लगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे ना, वो एवोगैड्रो वाले होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, इसको हम एन ए कहते हैं, और वो बराबर है 1 मोल। तो पानी का 1 मोल बराबर है 18 ग्राम के, और वो बराबर है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि 18 ग्राम पानी के अंदर इतने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ, इतने हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, वो अवेलेबल है। वैसे अगर हम मॉलिक्यूल मेजर करना चाहें अपने हाथों से, हम मेजर कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इतने हमारे पास अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए जनरल रूल ले दिया हमने, एटॉमिक मास यूनिट को आप वेट करो। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास यूनिट निकाल रहे हो उसको वेट मशीन पे वेट करो, और उतना ही ग्राम में आंसर निकाल लो उसका। ठीक है, वेट मशीन तो ग्राम में दे देती है ना आंसर, तो ग्राम में आंसर निकालो। वही जो आंसर होगा ना हमारा, वो हमें बताएगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल बराबर होते हैं 1 मोल। ठीक है, इस तरह अगर हम फॉर्मुला यूनिट की बात करें, फॉर्मुला यूनिट होता है काइनिक कंपाउंड, तो आप कह सकते हैं कि NaCl नमक। नमक को हमने वेट मशीन पे मेजर किया, वेट मशीन पे मेजर करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर आया इसका एटॉमिक मास, वो क्या होता है? Na का होता है हमारे पास 23, और Cl का हमारे पास होता है 35.5, कुल मिला के हो गया ये 58.5। ठीक है, AMU। इस 58.5 AM का मतलब ये हुआ कि हमने NaCl वेट मशीन पे मेजर किया, मेजर करने के बाद हमारे पास आंसर अगर आया 58.5 ग्राम्स, तो हम समझेंगे 58.5 ग्राम जो है ना, ये बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी कि 58.5 ग्राम नमक के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एज अ होल हम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूला यूनिट हम पार्टिकल ही बोलते हैं। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि बराबर है 1 मोल। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। हमने एज अ होल सबका जो हमने लिखे थे ना ऊपर ग्राम्स वगैरह, शायद रेस कर दिया, किधर गया ये, ग्राम एटम मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट, इन सबको एज अ होल बोलते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और कब होते हैं? जब हम उसके एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग वजन करके उतना ग्राम्स में आंसर निकालें। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। द एटॉमिक मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। सिमिलरली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था कुल मिला के तीनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटर लिखने हैं, तो आपने इसको समझ आ गया होगा, फिर आपने इसको याद कर लिया। बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1.7 करनी है आपने, और इससे ऊपर वाली एग्जांपल 1.6 कर लेना। बहुत सिंपल एग्जांपल, समझ में आया तो आपने बताना है। और ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मास ओवर मोल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास और मोलर मास, तीन चीजों में से दो चीजें गिवन होती हैं, एक चीज आप पॉइंट कर सकते हैं। तो जी, एक्सरसाइज में से ये एमसीक्यूज जो हैं आपने कर लिए होंगे किसी, तो आप लोगों के पास की बुक्स होती हैं पूरे साल में, स्कूल वाले आपको अटेंडेंस वाले करवा देते हैं। अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो आपने मुझसे जरूर डिस्कस करना, वो भी करवा दूंगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक्सरसाइज में कौन से करने, क्वेश्चन नंबर 7 करने, क्वेश्चन नंबर 8 करने।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ये 3 क्वेश्चन आपने टोटल करने हैं एक्सरसाइज में से, बाकी चैप्टर के बीच में से क्या करना है वो मैंने आपको बताया। तो हम खत्म करते हैं, हमने क्विक रिवीजन की है चैप्टर की, डिटेल से भी कुछ चीज़ें डिटेल से ही पढ़ी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, उनका हमने ओवरव्यू दिया। तो ये रिवीजन के लिए लेक्चर था ये, तो आप एक नज़र इस लेक्चर को सुन लें, और कोई भी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट जिस पे क्लियर नहीं है तो आप उसको इस वीडियो से समझ सकें। तो खत्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की क्विक रिवीजन। चलिए, अल्लाह हाफिज़।